42 साल तक कोमा में रहने वाली एक महिला जिनका नाम था अरुणा शोनबर्ग, उनके केस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया के कॉन्सेप्ट की और इस केस की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में पैसिव यूथेनेसिया को लेकर गाइडलाइन दी। एक महिला जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और असॉल्ट हो जाने के बाद भारत में इस केस में एक बार फिर डॉक्टरों को, नर्सों को लेकर के, उनकी सेफ्टी को लेकर के कई सवाल उठे। ये हमारा उस समय का बहुत ही ज्यादा हाईलाइट केस रहा। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मैटर जब पहुंचा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू डाई नहीं आता। इस कॉन्सेप्ट को, ज्ञान कौर के कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली ओवरराइड किया। एक एक करके इस पूरी कहानी को हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ जुडिशरी। द कोर्ट रूम शो में आज इस केस को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं अपूर्वा मैम। मैं अपूर्वा मैम का स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस केस की शुरुआत करें उससे पहले मैम से मैं पूछना चाहता हूं कि इस केस में क्या क्या लीगल इश्यूज इन्वॉल्व थे। जैसे कि सर ने आपको बताया कि ऐतिहासिक केस है और ऐतिहासिक केस है आर्टिकल 21 जो कि आपके जीने का अधिकार आपको गारंटी करता है, राइट टू लाइफ आपको प्रोवाइड करता है, उससे रिगार्डिंग। तो इसके लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें तो पहला लीगल एस्पेक्ट ये होगा कि क्या आर्टिकल 21 जो कि आपको जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है, क्या उसमें आपके मरने का अधिकार भी शामिल है? क्या राइट टू डाई भी इसमें शामिल किया गया है? दूसरा लीगल एस्पेक्ट होगा कि अगर एक व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है तो क्या ऐसी सिचुएशन अगर आती है जहां पर उसकी हालत बहुत ही खराब है या एक तरीके से कहें तो वेजिटेटिव स्टेट में इनडेफिनेट पीरियड तक ये पर्सन जा चुका है, तो क्या यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को क्लोज किया जा सकता है, क्या बंद किया जा सकता है क्या? तीसरे लीगल एस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यूथेनेशिया क्या होता है और एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। क्या एक पर्सन अपने होशो आवाज में ये घोषणा कर सकता है कि कल को मैं अगर एक गंभीर सिचुएशन में आता हूँ जहाँ पे मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हूँ तो मुझे यहाँ पे राइट टू डाई मिलना चाहिए? राइट टू डाई विद डिग्निटी क्या है? कुल मिला के आपको यहाँ पे राइट टू लाइफ वर्सेस राइट टू डाई नजर आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड या रिलेटिव के पास ये अधिकार होना सही भी है कि वो डिसाइड कर सके अपने क्लोज वन के लिए कि वो जिएगा या नहीं जिएगा। तो ये सारे के सारे लीगल एस्पेक्ट्स इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व है। तो जैसा कि मैम ने आप सभी को बताया कि आज हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले अब इस केस की एक एक करके शुरुआत और इस पूरी कहानी को देखते हैं कि कैसे ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा। सबसे पहले 1948-1949 में कर्नाटक के एक गांव में जन्म हुआ था अरुणा शोनबर्ग का। 8 भाई बहनों के परिवार में इनका जन्म हुआ। इसके बाद ये पूरी तरीके से 8वीं पास करने के बाद अपनी बड़ी बहन के साथ मुंबई आ गई। मुंबई में इन्होंने नर्स की ट्रेनिंग ली और नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद जब उनका कोर्स कंप्लीट हुआ, मुंबई के किंग्स एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्स की तरह काम करने लगी। इस हॉस्पिटल में कुत्तों से रिलेटेड विशेष परीक्षण किए जाते थे। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुत्तों को खाना देना से लेकर के सारे परीक्षणों को लेकर के सारी जिम्मेदारी अरुणा शोनबर्ग की थी। अरुणा शोनबर्ग इसमें अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से परफॉर्म कर रही थी और अच्छे से वो अपने काम में कार्यरत थी। वहां पर एक वार्ड बॉय था जिसका नाम था सोहनलाल। सोहनलाल हॉस्पिटल के साफ सफाई को करता, प्लस यहाँ पर जो भी आपके वहां पर डॉग्स वगैरह रहते थे उनकी या फिर पेशेंट्स वगैरह की देखभाल करता। एक दिन सोहनलाल पर आरोप लगा कि वो कुत्तों के खाने की चोरी करता है और उसे बाहर ले जाकर बेचता है। इसी के साथ साथ वो अपने सफाई के काम को सही से नहीं कर रहा है। जब इसकी कंप्लेंट अरुणा शोनबर्ग ने जाकर के हायर मैनेजमेंट से की तो सोहनलाल को इसके ऊपर बहुत सुनना पड़ा और इसी दिन से कहानी शुरू हुई उस बदले लेने की, जहां पर सोहनलाल ने सोच लिया था कि वो अब इसका बदला लेकर ही रहेगा। एक दिन हॉस्पिटल के ड्यूटी को कंप्लीट करने के बाद लगभग रात को 8 बजे अरुणा शोनबर्ग हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाती हैं अपने कपड़े को बदलने के लिए। उसी समय हम देखते हैं कि सोहनलाल अपने साथ में डॉग की चेन लेकर आता है अरुणा शोनबर्ग पे अटैक करने के लिए। क्यों अटैक किया जा रहा था? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको ऑलरेडी विंडिक्टिव फीलिंग आ चुकी थी कि मुझे इस महिला से बदला लेना है, इसने मेरी हायर मैनेजमेंट से यहाँ पे कंप्लेन करी है। यहाँ पे जैसे ही वो अरुणा शोनबर्ग को रात के समय अकेले देखता है, एक ऐसे टाइम पीरियड पर जब कोई भी और व्यक्ति हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है,
तो यहाँ पर उसे एक ओकेजन भी नजर आता है, एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है कि मैं यहाँ पे अगर क्राइम कमिट करता भी हूँ तो कोई भी यहाँ पे बचाने के लिए होगा नहीं। तो यहाँ पे अरुणा शानभोग के गले पर डॉग चेन चोक करता है, उससे स्ट्रैंगल करता है जिससे कि उसकी कोई भी आवाज बाहर तक जा ना सके, और इसके अलावा वो अटेम्प्ट टू रेप को कहीं ना कहीं रेसिस्ट ना कर पाए। पहले अटेम्प्ट रेप का ही किया गया था, बट ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि अरुणा शानभोग उस टाइम पे मेंस्ट्रुएट कर रही थी, जिसके बाद में वो अननेचुरल सेक्स अरुणा शानभोग के साथ में करता है। अगली सुबह बताया जाता है कि जो नेक्स्ट क्लीनर आया था उन्होंने देखा एक ऐसा हॉरिफिक साइट जो कि कोई भी व्यक्ति देखे तो दिल दहल जाए। अरुणा शानभोग की एक अनकॉन्शियस बॉडी इन अ पूल ऑफ ब्लड, बहुत सारा खून ही खून, और अरुणा शानभोग की ऐसी अवस्था बिना कपड़ों के, बिना कोई भी तरीके के सहारे के, शी वाज जस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर। इसके बाद सोहन लाल इस पूरे वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भाग गया था। जैसे ही अगले दिन मैम ने आपको बताया कि अरुणा शानभोग की बॉडी पूरी तरीके से खून से लथपथ मिली, नेक्स्ट वार्ड बॉय ने आकर के लगभग 11 से 12 घंटे के अंतराल बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और 11 से 12 घंटे उनके गले में वो कुत्ते की चेन पूरी तरीके से चौक करती रही, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ऑक्सीजन प्लस ब्लड नहीं जा पाया। डॉक्टरों ने वार्ड नंबर 4 में हॉस्पिटल में एडमिट किया और इनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टरों ने घोषणा की कि अरुणा शानभोग पूरी तरीके से कोमा में जा चुकी हैं, लेकिन यहां पर आपको यह भी बताया गया कि इनके बोलने की और पूरी तरीके से सुनने की सारी क्षमताएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि 11 से 12 घंटे तक ब्लड सर्कुलेशन माइंड में और ऑक्सीजन सर्कुलेशन नहीं हो पाया था। इसके बाद सबसे पहले इस केस में FIR रजिस्टर की गई, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सोहन लाल के ऊपर यह मुकदमा चला। सोहन लाल को इस केस में 7 साल की पनिशमेंट दी गई, और वो 7 साल की पनिशमेंट को पूरी तरीके से जो है कंप्लीट करने के बाद जेल से रिहा हुआ। उसने अपनी फैमिली को आगे एक्सटेंड किया और नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ जीने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये कृत्य जो अरुणा शानभोग है उनके लिए जो है जीवन एक तरह से खत्म होना या फिर उनकी तरह नर्क बन चुका था, क्योंकि वो कोमा में जा चुकी थी और इतने लंबे समय के अंतराल के बावजूद भी उनकी वापस रिकवरी करने के चांसेस बिल्कुल जीरो नजर आ रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, 10 से 12 साल के बाद जितने भी बड़े परिवार से ये आती हैं, जहां पर 8 भाई बहन थे, उन्होंने भी इनको पूरी तरीके से जो है इनकी कनेक्शंस में रहना, इनकी जानकारी को लेने से मना कर दिया। लेकिन हॉस्पिटल ने इनको वार्ड नंबर 4 के एक कमरे में पूरी तरीके से परमानेंटली रखा, जहां पर इनका पूरा ट्रीटमेंट, इनको खाने को लेकर हर चीज की जो है पूरा प्रबंध किया गया था। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 36 साल बीत चुके थे, और 36 साल से आपके अरुणा शानभोग पूरी तरीके से कोमा में थी। रिकवरी का कोई भी चांस यहाँ पर नियर फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से एक एक्टिविस्ट जिनका नाम था पिंकी विरानी, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस केस को आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये प्रश्न रखा कि क्या पैसिव यूथेनेसिया दे करके इनको डेथ दे दी जाए या नहीं। सबसे पहले मैं मैम से पूछना चाहता हूं कि हमारे लर्नर्स को यूथेनेसिया क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, इस पर्टिकुलर केस में यूथेनेशिया को डिस्क्राइब भी किया गया है, इसके टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। यूथेनेशिया आपका राइट टू डाई के साथ में एसोसिएटेड है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, ये लीगल इश्यूज में रहने वाला है कि क्या आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार देता है उसमें राइट टू डाई शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो पिंकी विरानी जी के द्वारा मांगा जा रहा था वो ये था कि यहाँ पे इनके पास में मरने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जिसके पास में डिग्निटी से जीने का अधिकार है उसके पास में डिग्निटी से मरने का भी अधिकार होना चाहिए। तो यूथेनेशिया रिलेट करता है आपका राइट टू डाई के साथ में। अगर कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुका है जैसे कि कोमा में, वेजिटेटिव स्टेट में, जहां पर उसका जीवन एक तरीके से नरक बन चुका है, तो वहां पे ऐसे समझा जाता है इट इज बेटर कि वो इंसान जो है कहीं ना कहीं अपना जीवन को अंत कर दे। एक तरीके से ये जो स्ट्रगल वाली लाइफ है, जो एक पेन और सफरिंग वाली लाइफ है, उसको एक तरीके से एंड कर सके। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आप डिफरेंसेस भी देखोगे एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया के बीच में। एक्टिव यूथेनेशिया ये होता है जब एक पर्सन को आप कोई सब्सटेंस देकर, लीथल सब्सटेंस दिया या कोई इंजेक्शन दिया, उसके थ्रू उसकी डेथ हमने कॉज करी, मतलब कुछ करना पड़ेगा एक्टिवली। पैसिव यूथेनेशिया में आप केवल और केवल उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर देते हो। ये डिफरेंस है।
यहाँ पर मैम ने आपको यूथेनेसिया का डिफरेंस समझाया और एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया के बारे में बताया। सबसे पहले मैं आपके जो है जानकारी देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है और ये क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कई बार पहले भी उठाया जा चुका था कि राइट टू लाइफ में क्या राइट टू डेथ या फिर राइट टू जो है डेथ विद डिग्निटी आता है या नहीं। तो ज्ञान कौर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही हेल्ड किया कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डिग्निफाइड डेथ और राइट टू डेथ जैसे कॉन्सेप्ट फॉल ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पिंकी वीरानी ने इस पिटीशन के थ्रू केस को पहुंचाया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पिंकी वीरानी का इस पर क्या कहना था, पिटिशनर के क्या कंटेंशन थे। पिटिशनर का पहला कंटेंशन ये था, अरुणा सोनबॉग लगातार 36 वर्ष से कोमा में है और 36 ईयर एक लंबा टाइम पीरियड होता है जहां पर ये जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा है। ये ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, बल्कि इनका जो है पूरी तरीके से ना ये खाना खा सकती हैं, इनको हर चीज जो है किसी ना किसी के सपोर्ट से दी जाती है और ये पूरी तरीके से अपनी सांसों को सिर्फ और सिर्फ जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब मशीन के द्वारा दिए जाने वाली प्रक्रियाएं होती हैं उसके थ्रू इनको जिंदा रखा गया है। तो इनको भी जो है पूरी तरीके से डिग्निफाइड डेथ लेने का अधिकार है और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आप इस रिट पिटीशन के थ्रू अरुणा सोनबॉग की जो है पैसिव यूथेनेसिया के थ्रू डेथ को कॉज करने का राइट दे दीजिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर रेस्पोंडेंट का क्या कहना था। अगर रेस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स हम सुने तो पहला पॉइंट तो ये था कि आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार दे रहा है उसमें मरने का अधिकार शामिल है ही नहीं। इसके लिए ज्ञान कौर के केस को भी रेफर किया गया था। अच्छा, ज्ञान कौर के केस से भी पहले पी रत्नम का केस आया था जहां पे बोला गया था राइट टू डाई शामिल है आर्टिकल 21 के अंदर। लेकिन ज्ञान कौर का केस, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस जो कि 1996 में आया था, उसमें कहा गया था राइट टू डाई शामिल नहीं हो सकता है। यहाँ पे रेफर किया गया था बशेश्वर नाथ वर्सेस CIT के केस को भी, जहां पे कहा गया था कि राइट टू वेवर भारत में अप्लाई नहीं होती है। अच्छा, एक पॉज लूंगी और आपको बताऊंगी कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है या फिर ये राइट टू वेवर क्या है। तो काफी सारी कंट्रीज में लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपने अधिकारों को रेलिंक्विश करने का, वेव करने का अधिकार होल्ड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ कंट्रीज लोगों के पास अधिकार होगा कि मैं इक्वालिटी नहीं चाहता हूँ या मैं लाइफ नहीं चाहता हूँ। तो बशेश्वर नाथ के केस में कहा गया था कि ये एक इंडिविजुअल भारत में डिसाइड नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कह सकती हूँ मुझे इक्वालिटी प्रोवाइड मत करो, मुझे जीवन मत प्रोवाइड करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक स्टैंडर्ड, पब्लिक सिक्योरिटी और एक ओवरऑल जो वेलबींग या वेलफेयर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं गिरा देगी। तो अभी तक रूलिंग यही चल रही है कि राइट टू डाई शामिल नहीं हो सकता, ना आप अपने मौलिक अधिकार को इस तरीके से वेव कर सकते हैं। रेस्पोंडेंट का पहला कंटेंशन यही था, पुराने जजमेंट्स के ऊपर रेफर किया गया था और इसके अलावा सारी डॉक्ट्रिन्स को भी यहाँ पे रेफर किया था कहीं ना कहीं। दूसरा इनका कंटेंशन ये भी था कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो कंप्लीटली अरुणा सोनबॉग को सपोर्ट करने में सहयोग कर रहे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल स्टाफ ये कह रहा है कि हमारा एक लगाव भी हो चुका है, अगर उनके फैमिली वाले नहीं भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है अरुणा सोनबॉग को, वो जीना चाहती है, हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जब पिटिशनर और रेस्पोंडेंट दोनों ने अपने सवाल रखे तो अरुणा सोनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच इस पूरी कहानी का, इस पूरे मैटर की सुनवाई कर रही थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ डिवीजन बेंच के सामने अब सवाल ये था कि क्या पैसिव यूथेनेसिया को दे करके या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा करके अरुणा सोनबॉग को डेथ दे दी जाए या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिस्पोंडेंट के कहने पर जो उनका अटैचमेंट लगा आपको देखते हुए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 डॉक्टर्स कमिटी को अपॉइंट किया और 3 डॉक्टर कमिटी से यह पूछा गया कि क्या अरुणा सोनबॉग डेथ के लिए इच्छुक हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज इस मामले में काम करती है या नहीं। तो यहां पर डॉक्टर्स रिपोर्ट पूरी तरीके से जब आती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने उसको डिस्कस किया जाता है तो डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट बोला कि अरुणा सोनबॉग का दिमाग पूरी तरीके से काम कर रहा है, उनका ब्रेन डेड नहीं हुआ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया कि अरुणा सोनबॉग जो इनटेक ले रही हैं या खा रही हैं वो उनकी ऑर्गन और मशीनरी काम कर रही है, उनको बस अपने आप उठा करके खाने में दिक्कत है, लेकिन अगर हम उनको फूड वगैरह देते हैं तो वो उसको पूरी तरीके से उनकी बॉडी एक्सेप्ट करती है और नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह वो काम करता है। और तीसरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि उनके इस 36 साल के कोमा के पीरियड में किसी भी समय ऐसा कोई बॉडी या फिर उनकी तरफ
से रिएक्शन नहीं आया जहां पर वो अपनी डेथ को मांग रही हो या कोई सिंबल या साइन या सिम्टम्स बता रही हो कि उनको डेथ कॉज जो है उनकी डेथ कॉज कर दी जाए या फिर पैसिव यूथेनेसिया उनके लिए अलाउ कर दिया जाए और उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब डॉक्टर्स की इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से कंसीडर किया, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे केस को सुन रहे थे जस्टिस मार्कंडेय काटजू एंड जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच ने इस पर क्या फैसला दिया? यहाँ पे जैसे कि सर ने आपको बताया, बेंच थी जस्टिस मार्कंडेय काटजू की और ज्ञान सुधा मिश्रा जी की। इनका पिटिशनर के कंटेंशंस को कंप्लीटली रिजेक्ट करने वाला स्टैंड नजर आता है, जहां पे जो भी कंटेंशंस बताए गए थे पिंकी वीरानी जी के द्वारा उसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। यानी कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार अरुणा शानभोग को यहाँ पे कोई भी प्रकार का यूथेनेशिया नहीं मिल रहा था, पैसिव यूथेनेशिया नहीं मिल रहा था। बट हैविंग सेड दैट, कंसिडर किया गया कि पैसिव यूथेनेशिया कुछ हालातों के अंदर अलाउ होना भी चाहिए। किन हालातों में होगा? जब एक डॉक्टर की रिपोर्ट आती है उसके ऊपर हम लोग निर्णय ले सकते हैं। पैसिव यूथेनेशिया विल बी अलाउड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस ओनली। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 34 साल के बाद भी यहाँ पर वो 42 साल तक जिंदा रहती हैं। 18 मई 2015 को निमोनिया होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अरुणा सोनवॉक को डिग्निफाइड डेथ देने की जो पिटीशन लगाई गई थी उसको पूरी तरीके से खारिज किया, लेकिन इस पर 10 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को इशू किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें जो है इन गाइडलाइंस के मुताबिक बताया कि हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा करके पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ कराते हुए किसी भी व्यक्ति को राइट टू डिग्निफाइड डेथ दी जा सकती है। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे पहली गाइडलाइंस आपको इसमें देखने को मिलती है कि रिट पिटीशन आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है। दूसरी गाइडलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं या फिर किसी भी पर्सन का लीगल हेयर या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उस व्यक्ति का नेक्स्ट पेरेंट गार्जियन अपॉइंट किया जा चुका है किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे केसेस में अगर कोई भी इंसान वेजिटेटिव स्टेट या फिर कोमा जैसे सिचुएशन में लंबे समय के लिए चला जाए और वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जीवित रहे, तो ऐसे केसेस में इन लोगों की कंसेंट से इन लोगों को नोटिस दिए जाने के बाद 3 मेंबर्स डॉक्टर की कमिटी को हेल्ड करके उनकी रिपोर्ट लेने के बाद हाई कोर्ट ये निर्णय ले सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पैसिव यूथेनेसिया अलाउ करके डेथ कॉज की जानी चाहिए। इसके अलावा हम गाइडलाइन देखते हैं कि जब भी इस प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन आएगी तो यहाँ पे रेप्यूटेड डॉक्टर्स की एक कमेटी रहेगी जो कि पूरा के पूरा जांच करने के बाद डिसाइड करेगी, जैसे कि अरुणा शानभोग के केस में किया गया था कि सामने वाला जो पेशेंट है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या विलिंग लग रही है जीने के लिए, इसके अलावा क्या मेडिकल कंडीशन है, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए या नहीं दिया जाए। इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब भी हाई कोर्ट के सामने ये मैटर जाएगा रिट पिटीशंस के थ्रू, तो ऐसे केसेस में एटलीस्ट 2 जजेस बेंच इस पर अपना फैसला सुनाएगी और ये मैटर 2 जजेस बेंच के सामने ही सुना जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ये भी बोला गया कि जब तक पार्लियामेंट इस पर कोई सेपरेट लॉ नहीं बना देता तब तक इन्हीं गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। और 2011 में सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस के साथ अरुणा सोनवॉक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का डिसीजन आया, जहां पर हमने ये सारी गाइडलाइंस देखी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कॉमन कोज में 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जहां पर लिविंग विल का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से लाया जाता है। तो जल्द ही हम कॉमन कॉज के केस को भी आपके सामने कोर्ट रूम शो में लेकर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे मैटर में क्या क्या लीगल इश्यूज थे और क्या क्या लीगल एंगल्स रहे। आर्टिकल 21 को एक तरीके से ब्रॉडन किया गया था, जैसे कि हमने देखा कि ज्ञान कौर के केस में राइट टू डाई आर्टिकल 21 का पार्ट बनता ही नहीं, इसे कंप्लीटली मतलब स्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में हमें थोड़ा सा रे ऑफ होप नजर आता है कि कुछ पर्टिकुलर मामलों के अंदर, एटलीस्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों के अंदर जहाँ पे डिग्निफाइड डेथ की बात आ रही है, वहां पे आप राइट टू डाई शामिल कर सकते हैं। एक तो ये लीगल एस्पेक्ट हुआ। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करते हैं पुराने लॉ से, तो आज के समय में काफी स्ट्रिक्टर लॉज हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखते हो कि अक्यूज पर्सन 7 साल की सजा काट के अपना एक जीवन जी रहा है, उसके बच्चे हुए, उसकी शादी हुई, सब कुछ हुआ। अरुणा शानभोग 42 ईयर्स तक हॉस्पिटल में ही एक तरीके से एक कमरे में बंद होकर उन्होंने अपनी जीवन काट लिया, कोमा की हालत। लेकिन अगर हम आज की कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर करें तो आज के समय में वेजिटेटिव स्टेट में अगर आप किसी व्यक्ति को इस तरीके से पहुंचाते हो तो शायद आपको आजीवन कारावास या फिर फांसी ही मिले इस प्रकार का ऑफेंस कमिट करने पर।
इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि राइट टू डिग्निफाइड डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं मैम ने आपको बताया कि पार्शली इस केस में आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बहुत सारे केसेस इंडिया में डिसाइड किए जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका था कॉमन कॉज में जो डिस्कस किया गया था कि राइट टू डिग्निफाइड डेथ जो है आर्टिकल 21 का ही पार्ट है और कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। तो ये इस केस के सारे हाईलाइट्स थे और इस केस को अगर आपको पूरी तरीके से पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए उन सारे लोगों के साथ जो कि इस तरीके के केसेस को देखना चाहते हैं। दी कोर्ट रूम शो में मैं और अपूर्वा मैम आपके लिए एक नए डिसीजन को लेकर आएंगे, जहां पर हम हर एक चीज़ को इस तरीके से एक एक फैक्ट्स को आपको समझाते हैं वैसे ही समझाएंगे। मुलाकात होगी जल्द एक नए कोर्ट रूम शो में। अपूर्वा मैम का कोर्ट रूम शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।